नमस्कार, एक बार फिर आपका स्वागत है। राहुल गांधी की वकीलों के बैंक वाली खबर पर भी हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले इस वक्त की एक बड़ी खबर, बड़ी तस्वीर आपके सामने रख दें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की है। दोनों के बीच ये मुलाकात राष्ट्रपति भवन में हुई है। दोनों के बीच कई अहम मुद्दों को लेकर बातचीत हुई है। इस मुलाकात की एक तस्वीर इस वक्त आपके सामने है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से ये मुलाकात हुई है। तस्वीरें आपके सामने। अब इस मुलाकात के दौरान क्या बात हुई है, ऐसे कौन से महत्वपूर्ण बिंदु हो सकते हैं देश से जुड़े हुए, सरकार के कामकाज से जुड़े हुए या उपराष्ट्रपति से भी जुड़े हुए। विजय जी, क्या लगता है इस मुलाकात? राष्ट्रपति से कोई इस बात का मुलाकात का संबंध नहीं है। मुझे लगता है जो टैरिफ डील को भी लेकर और भारत के विदेश का जो पूरा संबंध है, अभी हाल में बहुत सारे विदेश करके आए हैं। तो अक्सर ये होता है, ये मतलब एक प्रोटोकॉल के तहत भी, जब प्रधानमंत्री विदेश यात्रा पर जाएं तो वो रिपोर्ट करें राष्ट्रपति को, क्योंकि ब्रीफ करते हैं वो ब्रीफ करने के लिए कि भाई क्या क्या वहां पर हुआ। ये एक प्रोटोकॉल का हिस्सा है, तो उसमें वो किया जाता है। और अभी ये टैरिफ डील की बात हो सकती है, उस पर क्या उपराष्ट्रपति चुनाव में तो राष्ट्रपति जी का कोई लेना देना नहीं है, वो एक अलग तरीके का काम है। लेकिन जब भी प्रधानमंत्री विदेश यात्रा पर हो तो उसके बाद जब भी वक्त मिले राष्ट्रपति को और वो ब्रीफ करना उनके एक प्रोटोकॉल का हिस्सा होता है। बताया जाता है कि भाई भारत ने क्या क्या किया है, क्या क्या हमारा रिश्ता है। और मुझे लगता है यदि ज्यादा महत्वपूर्ण भी बात हुई होगी तो ये टैरिफ डील जो राष्ट्रपति जी का चल रहा है, ट्रंप साहब, कल ये भी लग सकती है कि हो सकता है कि आगे आने वाले दिनों में कैबिनेट एक्सपेंशन या फेरबदल कुछ करना हो, तो उस वक्त भी राष्ट्रपति से मुलाकात करें। लेकिन वो अभी संसद का सत्र चल रहा है, तो इस बीच में तो कुछ होना नहीं है। लेकिन संसद में 21 तारीख तक तो है। हाँ, तो ज्यादातर संभावना यही है कि जो विदेश यात्रा के प्रधानमंत्री करके आए हैं उसको लेकर कुछ ब्रीफ वो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को दे रहे हैं। और ज्यादा से ज्यादा, जैसा विजय जी बता रहे हैं कि ये जो टैरिफ की बात है उसको लेकर हो सकता है चर्चा हुई हो इस मीटिंग के दौरान। अब हम राहुल गांधी की बात करेंगे। राहुल गांधी का अगला प्लान आप सुनेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे, आप चौंक जाएंगे। राहुल गांधी वकीलों की फौज तैयार करने का आह्वान कर रहे हैं। जैसे अस्पताल में ब्लड बैंक होता है, वैसे ही राहुल गांधी को वकीलों का बैंक चाहिए। कांग्रेस के कार्यक्रम में राहुल गांधी ने कहा है कि आज का लीगल टाइम ब्लड की जरूरत की तरह है। लोगों को कानूनी पचड़ों में फंसाया जा रहा है। देश में कई ऐसे सामाजिक कार्यकर्ता हैं, सिविल सोसाइटी के लोग हैं जिन्हें वकीलों की सख्त जरूरत है, जैसे ब्लड की जरूरत होती है। ऐसे में हजारों वकीलों की एक फौज बनानी होगी ताकि बीजेपी और आरएसएस की साजिश को नाकाम किया जा सके। As a blood bank, when you need blood, there's a blood bank, and these days, because of the nature of the RSS and BJP, legal time has become like blood, right? Many people need this. For the Congress people, it's easy. You know, Sukhuji, Singhvi ji, all the top people are there. I need legal services. I can pick up the phone and call Singhvi ji, Chima ji, Chidambaram ji, possibly even Kapil Sibal ji. Right? And of course, Tankha ji. But everybody can't do this. You know, some Congress worker somewhere, he can't do this. Or if you're not Congress, somebody who's being attacked, civil service person being attacked, can't do this. So my suggestion to you is get your thousands of lawyers to say, listen, we commit X amount of time to defend the Indian Constitution. राहुल गांधी ये कह रहे हैं कि हमें जैसे खून की जरूरत होती है, आज की परिस्थिति ऐसी है कि वकीलों की फौज की जरूरत होगी। अच्छा, एक और बयान मैं आपके सामने रखूं उससे पहले एक छोटी सी टिप्पणी। वाकई में विजय जी, इतने खून की जरूरत, जैसे खून की जरूरत वैसे वकीलों की जरूरत होगी। क्या बीजेपी और आरएसएस सब यही काम कर रही है पूरे देश में कि सब पर कोर्ट केसेस लगा रही है? राहुल गांधी जी इसलिए कर रहे थे, कल जिस कॉन्क्लेव में थे वो वकीलों की एक कॉन्क्लेव थी, लीगल जो लोग हैं उनकी थी। तो उसमें उन्होंने कहा कि भाई ठीक है, कांग्रेस के खिलाफ भी है, सोशल जो वर्कर्स हैं, सिविल सर्वे वर्कर्स हैं, जो लोग काम कर रहे हैं, सिविल एक्टिविस्ट हैं, उनके खिलाफ बहुत सारे वो होते हैं केसेस। तो वकीलों का एक बैंक बन जाए तो मदद के लिए आपको, और ख़ास तौर से जो बाहर हैं,
मतलब दिल्ली और बड़े शहरों को छोड़ दे, सुदूर में जो लोग होते हैं उनकी मदद केवल कांग्रेस के लिए, और इससे दोनों बातें हो गई। मैं ये मैसेज भी हो गया कि भाई कांग्रेस आरएसएस, बीजेपी आरएसएस जो है जबरदस्ती के लीगल पछड़ों में फंसा रही है और उस लड़ाई को तैयार करना चाहिए। और ये दरअसल सारे राजनीतिक दल इस काम में लगे रहते हैं, सभी वकील नहीं। हर्षवर्धन जी, क्या बात तो वो अपनी ही कहना चाह रहे थे, उन पर सोनिया गांधी, रॉबर्ट वाड्रा, उन्होंने इस मामले में तो बड़ी ईमानदारी उन्होंने कहा ना हमारे पास तो बताया है कि इतने हम वकील, तो फोन कर दें तो इतने कपिल वकील सिब्बल हैं, साहब का भी नाम ले बैटरी ऑफ लिया। लॉयर्स। लेकिन एक बड़ी चिंता की बात है कि जो वो कह रहे हैं उसमें किसका बचाव वो करना चाह रहे हैं। इस देश में जो इंटरनेशनल एजेंसीज हैं, एनजीओ हैं, उन लोगों ने जिनकी फंडिंग से अलग अलग जगह पर ऐसे काम हो रहे थे जो देश का विकास रोक रहे थे, उनके खिलाफ मामले दर्ज हुए। जो लोग देश में किसी तरह की अफवाह फैलाते हैं, उल्टी सीधी बातें करते हैं, झूठ फैलाते हैं, उनके ऊपर केसेज हो रहे हैं। जो लोग कहीं ऐसा कानून की धाराओं का उल्लंघन कर रहे हैं, उनके खिलाफ केसेज हो रहे हैं। ये किसको बचाना चाहते हैं? और देखने में तो ये भी आया कि कांग्रेस की तो गिनी चुनी जगह सरकारें हैं, लेकिन कांग्रेस विरोध करने वाले तो टांग लिए जाते हैं। और बल्कि जो अभी जो कहा जाए कि इस वक्त इतना प्रचंड बहुमत सरकार का, भाजपा का और सब कुछ है, उसके बावजूद जो इस खेमे के लोग हैं वो तो ज्यादा परेशान रहते हैं। तो ये तो व्यक्तिगत मसला हुआ ना, इसको आप देश से जोड़कर या लीगल बाकायदा, मतलब देश में बार बार बात हो रही है कि लीगल रिफॉर्म करें, जुडिशियल रिफॉर्म करें, जिससे वकीलों की जरूरत कम पड़े, और ये कह रहे हैं कि हमको जगह जगह ऐसे लीगल बैंक बनाने हैं, ब्लड बैंक की तरह। तो भैया कांग्रेस का भी तो लीगल सेल है, हर पार्टी का लीगल सेल होता है। मुझे लगता है कि जो कई बार होता है, और मैं तो मानता हूं कि भाई राहुल जी बड़े दार्शनिक हैं, ठीक है, मुझे ऊंची बात कहते हैं। राहुल गांधी ने लीगल रिफॉर्म पर बात करते हैं। राहुल गांधी ने वकीलों को संबोधित करते हुए बात कही। अच्छा, ऐसी कौन सी गैर कानूनी बात कह दी? उन्होंने कहा कि भाई तमाम सारे लोग इस देश में ऐसे हैं जिनके लिए वकील करना संभव नहीं है। उन्होंने कहा सिविल एक्टिविस्ट हैं, बहुत सारे लोग हैं जो सिस्टम से लड़ रहे हैं, सिस्टम के शिकार हो रहे हैं। उन्होंने बीजेपी आरएसएस का भी नाम इसलिए ले दिया क्योंकि ज़्यादातर राज्यों में सरकारें जो है बीजेपी आरएसएस एनडीए की हैं। कांग्रेस के नेता, विपक्ष नेता, जाहिर है वो अपनी विरोधी पार्टी पर ही हमला करेंगे। लेकिन ये भी सही है कि बहुत सारे ऐसे लोगों के खिलाफ केसेस रजिस्टर हुए हैं जो, अब मैं एक गांधीवादी कार्यकर्ता छत्तीसगढ़ के थे जिनके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ने 5 लाख का दे दिया। बेचारे वो आदिवासियों की लड़ाई लड़ रहे थे, न कहीं से नक्सली थे, न कहीं से अहिंसक थे, उन पर 5 लाख का जुर्माना भी लगा दिया और उनको जेल की सजा भी दे दी थी। ऐसे बहुत सारे केस हैं। खाली ऐसे ही लोग नहीं है जो देश के खिलाफ काम कर रहे हैं, बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं। और वो कोई बीजेपी आरएसएस वाली बात नहीं है, स्थानीय स्तर पर प्रशासन लोगों पर मुकदमा कर देता है। मैं आपको उदाहरण देता हूँ, हमारे अखबार का पत्रकार, उसने जो है बलिया का, उन्होंने रिपोर्ट किया कि पेपर लीक हुआ, और पेपर लीक को उन्होंने विजिल ब्लोअर का काम भी किया, उन्हीं खिलाफ मुकदमा हो गया। उत्तर प्रदेश में वो जो है जर्नलिस्ट जिसने मिड डे मील को एक्सपोज किया, उसके खिलाफ मुकदमा हो गया। तो सिस्टम में खाली ये नहीं कि पार्टी कर रही हो, कई जगह अधिकारी, लोकल नेता, माफिया, वो मिलकर भी फंसाते हैं लोगों को। तो अगर ऐसे लोगों को लीगल एड दे, हम तो कहते हैं बीजेपी को भी काम करना चाहिए, क्या दिक्कत? ठीक है, मैं दूसरी पार्टियों को भी करना चाहिए। एक और बयान उनका शामिल कर लेती हूँ, फिर समीर जी आपके पास आती हूँ। राहुल गांधी कल जब कांग्रेस कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे थे, तब उन्होंने एक नारा यहां से और दिया, देश का राजा कैसा हो। इस पर राहुल गांधी ने कहा कि मैं राजा बनना नहीं चाहता, मैं तो राजा के कॉन्सेप्ट के ही अगेंस्ट हूं। यहां यह भी याद रखिए कि राहुल गांधी जिस परिवार से आते हैं, गांधी परिवार ने कई दशकों तक देश में राज किया है। ठाट बाट के किस्से किसी से छिपे हुए नहीं हैं, लेकिन राहुल गांधी इस कॉन्सेप्ट को नहीं मानते। वो क्या कह रहे हैं आप पहले सुनिए। नहीं 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 बॉस, नहीं, मैं राजा नहीं हूं, राजा बनना भी नहीं चाहता हूं। मैं राजा के अगेंस्ट हूं, कॉन्सेप्ट के अगेंस्ट हूं। मैं राजा के कॉन्सेप्ट के अगेंस्ट हूं। समीर जी, मैं राजा ना हूं और ना मैं राजा बनना चाहता हूं। राहुल गांधी ये जरूर कह रहे हैं, लेकिन एक बात ध्यान रखना चाहिए कि मुगलों के बाद अगर कोई सबसे बड़ा वंश रहा है तो वो गांधी परिवार का वंश रहा है। 1861 से शुरू हुआ था मोतीलाल नेहरू का वंश, उसके बाद मोतीलाल नेहरू के बाद जवाहरलाल नेहरू, उसके बाद इंदिरा गांधी, उसके बाद राजीव गांधी, उसके बाद सोनिया, राहुल गांधी। मुगलों के बाद अगर कोई सबसे बड़ा वंश रहा है भारत में तो वह गांधी वंश रहा है, अगर आप तथ्यों से अगर देखेंगे तो। मुझे लगता है कि राहुल गांधी तो वंशवाद के इतने बड़े प्रतीक रहे मुगलों के बाद,
और वो कह रहे हैं कि मैं राजा नहीं बनना चाहता। और राहुल गांधी तो अभी वकीलों से कह रहे थे कि वकीलों का ब्लड बैंक के समान वकीलों का बैंक बनाना पड़ेगा। तो राहुल गांधी अब अभिषेक मनु संघवी से बोले ना, जो सबसे ज्यादा इनकम टैक्स पे करते हैं, आपने राज्यसभा भेजा है, आप बोले कि अरे अभिषेक जी थोड़ी समाज सेवा कीजिए, आप ऐसे लोगों का भी केस लड़िए जिन्हें गलत फंसाया जा रहा है, जो पार्टी के कार्यकर्ता से जुड़े हुए, जो पार्टी के विचारधारा से जुड़े। हमने आपको राज्यसभा भेजा है, आप एक बार तो हार गए हिमाचल में, फिर हमने आपको दूसरी जगह से राज्यसभा भेजा है तेलंगाना से, तो आप गरीब लोगों के केस लड़िए। आप कपिल सिब्बल से कहते कि भाई जिंदगी भर कांग्रेस आपको राज्यसभा भेजती रही, केंद्र में मंत्री बनाती रही, अब आपको फिर राज्यसभा जाना था तो आप समाजवादी पार्टी में चले गए। पार्टी में आपका जो एक से एक वकील है लड़ने वाले, आप उन्हें बोलिए कि वो समाज सेवा करे, आपको उसके लिए बहुत तो बड़ा। आप ये बताना चाहते हैं यही राजशाही होती है? बड़े बड़े वकील आपका कोर्ट केस लड़ने के लिए तैयार है, जिनकी नहीं, आपके जो सताए हुए लोग हैं, आम आदमी के मत लड़िए। कम से कम कांग्रेस के जो लोग सताए हुए, उन्हें लगता है कि जिसमें राहुल गांधी अगर ये कहते हैं कि भाई भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के लोग केस कर रहे हैं, प्रताड़ित कर रहे हैं, तो वो लड़े ना। विवेक तन्खा मध्य प्रदेश में लड़े, दिल्ली में बाकी बड़े वकील लड़े, सब राज्यों में इनके बड़े बड़े वकील हैं। इस तरीके से बात करके राहुल गांधी, मुझे लग रहा है फिर आप कल कह देंगे कि भाई ईडी करती है, ईडी इतनी जांच करती है, ईडी के खिलाफ एक अपना बैंक बनाना पड़ेगा। इनकम टैक्स तो आपकी पार्टी के पीछे पड़ा ही है, आपका कहना है कि हमारा अकाउंट रोक दिया, फिर आप उसके खिलाफ एक बैंक बनाने की बात करेंगे। तो मुझे कह रहा है ऐसे काम मत करो ना कि आपको वकीलों की फौज बनानी पड़े। क्या भारतीय जनता पार्टी इस तरह से बात करती है? क्या भारतीय जनता पार्टी का अधिवक्ता परिषद है? तो उनके ऊपर तो आरोप ही है सर, बीजेपी पर तो आरोप ही है कि उनकी सरकार में इन सबके खिलाफ केसेस लग रहे हैं। ये लेकिन जी मीनाक्षी जी एक बात तो सोचिए ना, एक तो सचमुच समीर जी जो है ना, कभी कभी ऐसी बात कर देते हैं कि जो लोगों को आज बहुत हिला दी होगी। मुगलों के बाद सबसे मुगल बड़ा वंश के बाद सर्वाधिक समय तक एक परिवार का शासन, वो तो मोतीलाल नेहरू जी से खोजा उन्होंने। सही में मतलब हमारे शहर में आके वकालत करते थे प्रयागराज में, तब तो इलाहाबाद कहा जाता था। और उनकी जो कोठी थी, उनकी जो कोठी है, प्रधानमंत्री रहे शायद, उनकी जो कोठी है, मोतीलाल नेहरू कांग्रेस के अध्यक्ष थे। अध्यक्ष तो कांग्रेस बहुत लोग रहे, खाली मोतीलाल नेहरू ही थोड़ी थी। इतनी बड़ी कोठी है कि आप उसको सिर्फ अनुमान के लिए समझिए कि हमारा जो इलाहाबाद विश्वविद्यालय का परिसर है, उससे बड़ा जो इलाका दिखता है वो आनंद भवन और स्वराज भवन का दिखता है। मतलब इतने बड़े आदमी थे, मैं सिर्फ ये बता रहा हूं। लेकिन मूल बात पर जाइए, क्या आज तक किसी पार्टी के अधिवेशन में उस पार्टी के नेता को लेकर कार्यकर्ताओं ने नारा लगाया है कि देश का राजा कैसा हो? हम तो छात्र राजनीति से लेकर यहां तक सुनते चले आए, देश का नेता कैसा हो, और फिर उस पार्टी के नेता का नारा लगता था। कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं को हो क्या गया है? राजा कैसा हो? लोकतंत्र में राजा के लिए कोई जगह है क्या? राजे रजवाड़े तो समाप्त हो गए। इंदिरा गांधी ने, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने उससे पहले सब कुछ तो करके दिखा दिया। हां, राजा भी अगर आपको बने रहना है तो वाया डेमोक्रेटिक रूट आना पड़ेगा। तो आप कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की बुद्धि समझिए, उनके सोचने का तरीका सोचिए। और राहुल गांधी ने मंच से वहां भले कह दिया, लेकिन इसका मतलब यह है कि राजा बनने जा रहा है राहुल गांधी, ये नीचे तक संदेश है। ये खतरनाक है डेमोक्रेसी के लिए, सोचिए खतरनाक। वो तो खैर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की मानसिकता, राजा हमारे मानस में है। हम लोग नहीं कहते हैं जा सो राज पी प्रजा दुखारी, सो नप होए अन्न अधिकारी। हम लोग भी जब प्रोग्राम चलाते हैं, राज तिलक की करो तैयारी, आ रहे हैं अटल बिहारी, तो राज तिलक होगा कि लोक तिलक होगा? वो भी तो बीजेपी के राज कार्यकर्ता थे कि राज तिलक की करो तैयारी। तो वो उनकी मानसिकता क्या थी, नंबर एक। दूसरी बात जो समीर ने कहा, मुगल वंश तलवार के बल पर शासन करता था। नेहरू लोकतांत्रिक तरीके से चुने गए प्रधानमंत्री थे। नेहरू के मरने के बाद लाल बहादुर शास्त्री प्रधानमंत्री बने। उसके बाद इंदिरा गांधी को गूंगी गुड़िया बना के कांग्रेस में प्रधानमंत्री बनाया और आयरन महिला साबित हुई। और उसके बाद वो चुनाव से जीत लड़ी, मध्यवर्ती चुनाव करा के, जनता ने चुना। राजीव गांधी इंदिरा गांधी के मरने के बाद जरूर वंशवाद की तरह से प्रधानमंत्री बने, लेकिन बाद में वो भी चुनाव लड़े। तो ये सारे लोकतांत्रिक तरीके से चुने गए प्रधानमंत्री थे। इनकी तुलना मुगलों से करना ये उचित नहीं है। वंशवाद को लेकर नहीं, जवाहरलाल के बाद मोतीलाल के बाद जवाहरलाल नेहरू कांग्रेस के अध्यक्ष बन जाते हैं। क्या कांग्रेस में और कोई योग्य नहीं था? जवाहरलाल नेहरू के बाद इंदिरा गांधी कांग्रेस के अध्यक्ष, तलवार का जिक्र अध्यक्ष बनाते। तथ्य तो है, मोतीलाल जवाहरलाल को अध्यक्ष बनाते, जवाहरलाल अपनी बेटी को अध्यक्ष बनाते, नेहरू के गन पॉइंट पे बेटे को अध्यक्ष बना देती है, राजीव गांधी बनते हैं, राजीव गांधी सोनिया गांधी के बाद बनते हैं, उसके बाद राहुल गांधी बनती है। वंशवाद तो चल रहा है ना, सुनिए तो मेरी बात। वंशवाद, मोतीलाल नेहरू कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। पार्टी के अंदर वंशवाद, मोतीलाल नेहरू जब कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे, मोतीलाल नेहरू कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे, पूरा कुछ विषय हम दर्शकों के विवेक पर भी छोड़ते हैं। आपकी बात भी दर्शकों ने सुनी है, समीर जी का भी तर्क दर्शकों ने सुना है। इस बहाने देश को ये ध्यान में आया कि एक परिवार कितने समय से सत्ता में है।
तो डेमोक्रेसी की ये होना चाहिए कि नहीं, उस पर बात करें। ठीक है, 207 कंफर्टिंग कट्टा लगा के नहीं किया। हाँ ठीक है, कंफर्टिंग कट्टा लगा के नहीं भाई किया, जनता ने बाल लेकिन ये ठाकरे को हुआ बनाया, फिर उद्धव ठाकरे को बनाया। ये देखिए, पावर होती है, पैसा है। रामविलास पासवान को बनाया, चिराग पासवान को ये बना ऐसे दिया। हुआ जनता ने लालू यादव को बनाया, फिर चिराग ये ऐसे हुआ कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस को अध्यक्ष नहीं बनाया, लोकतंत्र उनको हटा दिया गया। ठीक है, लोकतंत्र सर। में अगर जनता चुन रही है, जबरदस्ती गन पॉइंट पर अगर कोई बने, वो गलत है। ठीक है, अच्छा एक अगली खबर पर हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, यही लोकतंत्र होता है, अलग अलग विचारधारा, अलग अलग बयानों का भी सम्मान होता है। एक लाइन का जवाब दे दूं। अच्छा ठीक है सर, विनोद जी कह रहे बोलिए। थे लोकतंत्र की बात, और 1969 में तो इंदिरा गांधी ने लोकतंत्र की बात मानी थी, पूरी पार्टी तोड़ दी थी। अपनी इंदिरा गांधी पार्टी बनाई, तोड़ी ना। अपने स्वार्थ के लिए नहीं, अपनी चुनी गई, राजनीतिक फिर पार्टी तोड़ दी। चुनाव में गई ना। लोकतंत्र में नहीं भरोसा था। नहीं, चुनाव में गई पार्टी ना। के संगठन अरे में बाप, भरोसा नहीं। अब अरे चुनाव में गई कि नहीं गई? चुनाव लड़ी कि नहीं लड़ी? अगली खबर कहानी चुनाव जीत कुर्सी के आई की कि नहीं में। आई? ज्यादा वोटों जीत के आई, ज्यादा सीटों जीत के आई, 67 से ज्यादा। अच्छा ये हालांकि जनता है, ये जवाहरलाल जनता नेहरू भी सब जानती लोकतांत्रिक है तरीके से सर। नहीं बने थे पहली बार। सर देखिए, तथ्य, हाँ। जवाहरलाल नेहरू लोकतांत्रिक तरीके से पहली बार प्रधानमंत्री नहीं बने थे। महात्मा गांधी की इच्छा से बने थे। अब तो महात्मा गांधी उनके सर, पिताजी थे। दो चीज हो सकती है। महात्मा गांधी वंशवादी या थे। तो एक जगह टिके। नहीं, आप बताइए ना। जवाहरलाल नेहरू देश के प्रधानमंत्री लोकतांत्रिक तरीके से पहली बार फिर नहीं महात्मा बने। गांधी जवाहरलाल ही नेहरू क्यों उस तय वक्त करेंगे? जो लेकिन चुनाव था वो विनोद जी- सरदार वल्लभ भाई विनोद पटेल जी, के फिर लिए। हम ये प्रधानमंत्री के लिए नहीं, दूसरी तरफ कांग्रेस चले अध्यक्ष के लिए था। जाएंगे। सर, हम ये कांग्रेस दूसरी अध्यक्ष तरफ बने चले थे। जाएंगे। सर, वो लोकतंत्र के पहले वाली बात में कर रहा हाँ, हूं। तो कांग्रेस जब अध्यक्ष के लिए चुनाव था, तो पहले और वाला। कांग्रेस अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू गांधी जी की इच्छा से बने थे। अब अच्छा, गांधी जी सर, के पिताजी तो नहीं थे। सर गांधी जी पिताजी लोकतंत्र की नहीं बात थे, कर रहा हूं। सरदार पटेल ने स्वीकार किया था। लेकिन केवल एक व्यक्ति की भी इच्छा से कोई प्रधानमंत्री लेकिन क्यों लोग तो बने? गांधी ये जी तो- लोकतांत्रिक तरीके। तो- सर केवल गांधी जी थे इसलिए ये कह तो लें कि गांधी केवल जी- उन्हीं की इच्छा से नहीं कोई तो प्रधानमंत्री नहीं तो बन सब सकता किसी है ने या विरोध किया उसके बाद? पूरी सर, कांग्रेस वो तो पार्टी को गांधी जी का इज्जत है बहिष्कार ना। कर देना चाहिए था। चलिए मैं अगली खबर पूरी पे आगे कांग्रेस बढ़ना पार्टी गांधी जी चाहती का हूं, बहिष्कार कर देती कि मैं पटेल तो जी चुने गए, गांधी जी का आप नेहरू कैसे बता सर, रहे हैं? सिर्फ तो तथ्य लोकतंत्र मैं तब कह रहा होता था है। कि सर, ये- लोकतंत्र से नहीं इसका चुनेंगे, बाकी इसका ठीक। मतलब वो सारे कांग्रेस कार्य समिति के सदस्य जो है तानाशाही मानते थे गांधी जी की। फिर तो ये हो गया ना, वो लोकतांत्रिक थे ही नहीं वो लोग। नहीं, मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूं कि पहली बार लोकतांत्रिक तरीके से नहीं हुआ, क्योंकि आपने कहा कि लगातार लोकतांत्रिक नहीं, तरीके से तथ्य मैं बता सर, कांग्रेस सर, अध्यक्ष अगली पार्टी के खबर, अध्यक्ष बने। कहानी कुर्सी किस की में पार्टी में अगली लोकतंत्र से खबर। कांग्रेस अध्यक्ष कांग्रेस अध्यक्ष बन रहा है? सांसद विनोद जी, क्या नड्डा जी please, लोकतंत्र से बने please, अध्यक्ष? please, sir, या I humbly वो बने request you. दूसरे अध्यक्ष? किस पार्टी में बन रहा लोकतंत्र से अध्यक्ष? अब देखिए, अब राजशाही क्या है, लोकतंत्र क्या है, और लोकतंत्र की अलग अलग तस्वीरें और अलग अलग पहलुओं पर ही चर्चा होती है कहानी कुर्सी की में, और यही कहानी कुर्सी की भी खूबसूरती है। अब अगली खबर, कांग्रेस सांसद इमरान प्रतापगढ़ी इनकलाबी अंदाज के लिए जाने जाते हैं। संसद हो या सड़क, वे बेहद जोशीले अंदाज में अपनी बात रखते हैं। वो ये कह रहे हैं कि देश में खतरे की घंटी बज चुकी है, खतरा बड़ा है। इमरान प्रतापगढ़ी कहते हैं कि संविधान से धर्मनिरपेक्षता और समाजवाद को निकालने की साजिश चल रही है। हुकूमत को ये दो शब्द नासूर लगते हैं। जिस सरकार में बैठे हुए लोगों को संविधान में निहित सेकुलरिज्म और सोशलिज्म जैसा शब्द नासूर लगता हो, और सिर्फ लगता ना हो बल्कि इसको पब्लिकली कहने की हिम्मत भी जुटा ले रहे हों, तब फिर समझ लीजिए कि खतरे बहुत बड़े हैं। साथियों, जब कानून लोगों को डराने का और उनकी आवाजों को कुचलने का हथियार बन जाए, और उसमें आपकी पहचान और आपका नाम और आपका धर्म निर्णायक भूमिका निभाने लग जाए, तो समझ लीजिए कि हुकूमतों की मंशा क्या है। जब नरेंद्र मोदी जी देश की संसद में पहुंचे थे तो सबसे पहले उन्होंने देश की संसद की सीढ़ियों पे मत्था टेका था। याद है आप सबको वो मंजर? और उस मत्था टेकने का अंजाम क्या हुआ कि महज 10 साल के अंदर उन्हीं सीढ़ियों से बनी हुई संसद को बदल दिया उन्होंने। पुरानी संसद बदल के नई संसद कर दी। इस बार उन्होंने संविधान को मत्था टेका है, तो खतरा बढ़ गया है। सतर्क रहिए, जागरूक रहिए। अब देखिए, खतरा बड़ा है, जागरूक रहिए, और जागरूकता ही लोकतंत्र की सबसे बड़ी आवश्यकता है। धर्मनिरपेक्षता, समाजवाद, ये दो शब्द बीजेपी को नासूर लगते हैं। खतरे की घंटी बज चुकी है। विजय जी, पिछले हिस्से में बहुत सारी चर्चा इस तरफ हो गई, अब थोड़ी आपसे बात हो जाए। अब ये बताएं कि ये सेक्युलरिज्म और ये सोशलिज्म, ये दो शब्द कह रहे बीजेपी को नासूर लगता है, उन्हें मुझे डर नहीं लग रहा है पता कि ये शब्द बीजेपी हट को जाएगा क्या लगता संविधान है, से। लेकिन सरकार ने अभी संसद में साफ किया कि वो इन दोनों शब्दों को न तो बदलने जा रहे हैं, न कोई प्लान में है। ये फैक्ट की बात है। उनको क्या लगता है क्या नहीं लगता है, यदि आप दत्तात्रेय जी की बात कर रहे हो
तो उन्होंने कहा कि भाई ये विचार है, इन दोनों शब्दों को हटाने पर विचार करना चाहिए। उन्होंने भी ये नहीं कहा, पार्लियामेंट में रख दी, लेकिन सरकार ने उसको दत्तात्रेय होसबोले जो संघ मतलब सर कार्यवाह हैं, संघ के नंबर 2 वो हैं, पदाधिकारी हैं, उनकी बात के बावजूद सरकार ने बड़े स्पष्ट तौर पर कहा कि सरकार का न तो कोई प्लान है और न इसको बदलने जा रही है। तो इसलिए, लेकिन उनका पॉलिटिकल जो स्टेटमेंट है इमरान का वो अच्छा है, ठीक तरीके से वो बातों को रख रहा है कि क्या मैसेज जाता है, पॉलिटिकल मैसेजिंग के लिए ये ठीक है, लेकिन सरकार ने बड़े स्पष्ट तौर पर कहा। और मैं तो ये बड़ा हिम्मत की बात मानता हूँ, जो लोग कहते रहते हैं ना कि भाई आरएसएस के रिमोट कंट्रोल पर सरकार चलती है और आरएसएस का एजेंडा चलाती है, नहीं चलाती है। जो पार्टी भी मानती थी, मोटे तौर पर मानती है कि समाजवाद और सेक्युलरिज्म शब्द को इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी में लेकर आए और उनको हटाना चाहिए, लेकिन उसके बाद भी और 11 साल की बहुमत वाली सरकार के बाद भी उन्होंने उन दोनों शब्दों को नहीं हटाया। जितनी एक्सरसाइज उन्होंने करनी थी वो कर रहे थे, तो इसको भी कर सकते थे। पिछली बार तो 303 का बहुमत था तो हटा सकते थे, हटाते नहीं भी तो भी एक पॉलिटिकल पार्टीज का क्या होता है कि मैसेज देने के लिए वो उसको ले आते, हटता नहीं हटता, आप अपना एक मैसेज तो देते। लेकिन सरकार ने स्पष्ट किया कि हम इसके साथ नहीं जाना चाहते और समाजवाद और सेक्युलरिज्म के को वहां से नहीं हटा रहे हैं संविधान में से। तो अब आगे क्या होता है क्या नहीं होता है ये तो नहीं कह सकते। और एक व्यवहारिक दिक्कत भी है इसमें जी। भारतीय जनता पार्टी 1980 में जब बनी थी तो उन्होंने अपने संविधान में गांधीवादी समाजवाद का शब्द इस्तेमाल किया था। समाजवाद में अटल बिहारी वाजपेयी अडवाणी जी जब उसमें थे, उसके बाद जब ये मौजूदा सरकार जो है ये आई चुन के, उसके बाद आपको याद होगा एक रिपोर्ट आई थी अमेरिका का जो रिलीजियस फ्रीडम वाला जो उनके यहाँ संस्था है, विभाग है, कि भारत में रिलीजियस इंटॉलरेंस को लेकर उन्होंने रिपोर्ट पेश की थी। संयुक्त राष्ट्र संघ में उस पर चर्चा हुई तो भारत सरकार के स्थायी प्रतिनिधि ने वहाँ कहा कि हमारा संविधान कहता है कि हम सेकुलर और सोशलिस्ट, सेकुलरिज्म हमारे संविधान के प्रस्तावना में निहित है। तो यानी एक तरह से भारत के लिए ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक कवच भी है ये शब्द कि हम थियोक्रेटिक स्टेट नहीं हैं, न बनने का कोई इरादा है। इसलिए भी सरकार नहीं हटाना चाहेगी, उसको कोई भी सरकार हो। बीजेपी की सरकार भी जानती है कि इस शब्द का महत्व क्या है। बाद चुनावी भाषण में चाहे सूडो सेकुलरिज्म कह दें अडवाणी जी, हर्षवर्धन जी फ्रॉड सेकुलरिज्म कह दें, लेकिन सेकुलरिज्म का एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो महत्व है वो भारत सरकार समझती है। इसलिए वो शब्द सोशलिज्म हो सकता है रेलिवेंट, एक छोटा सा नहीं सोशलिज्म पे बोल। और चूंकि जो उनके एलाइज हैं जनता दल यू, लोकतांत्रिक ये लोजपा, ये सब समाजवादी धारा से निकले हुए मैं क्योंकि सोशलिज्म और सेक्युलरिज्म ये दोनों शब्द बड़े शब्द हैं और उस पर चर्चा भी थोड़ी बड़ी होती है।